नमस्कार। कक्षा 11 भूगोल के सभी छात्र छात्राओं का भूगोल की इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर विम्मी रस्तोगी, लेक्चरर ज्योग्राफी GIC मुरादाबाद। आज हम चैप्टर नंबर 1 भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। आपने भूगोल को 10th तक एक पार्ट के रूप में पढ़ा है। सामाजिक विषय का ये एक पार्ट हुआ करता था। आपने इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, नागरिक शास्त्र पढ़ा और अर्थशास्त्र पढ़ा। तो यानी कि आपने सामाजिक विज्ञान में इसे एक पार्ट के रूप में पढ़ा है। अब हम इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। इसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट इसमें है और अगला वीडियो जो है वो सेकंड होगा। इस अध्याय को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल क्या है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भूगोल को वैज्ञानिक विषय क्यों माना जाता है? भूगोल की प्रकृति के बारे में कौन से दृष्टिकोण हैं और भूगोल के प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों से कैसा संबंध है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। आइए जानते हैं हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। मनुष्य धरातल पर शुरू से रहता आया है और प्रकृति हमेशा उसे प्रभावित करती रही है। आदिम मानव की बात करें तो वो पूरी तरह से अपने प्रकृति पर डिपेंडेंट था और जितना भी उसका भोजन था, वस्त्र थे, वो सब प्रकृति पर ही निर्भर थे। प्रकृति माने तो हम ये कहेंगे कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के माध्यम से वो भोजन संग्रहण किया करता था, भोजन का संग्रहण किया करता था और अपना पेट भरा करता था। धीरे धीरे बल और बुद्धि का विकास हुआ और उसने कई आविष्कार किए। आग का आविष्कार किया, व्हील्स का आविष्कार किया और इस तरह से मानव जो है वो धीरे धीरे प्राकृतिक पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भूदृश्य में बदलने लगा। तो अब जो मनुष्य ने बनाया वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाया और प्रकृति के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो मनुष्य एवं प्रकृति, मनुष्य के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जीवन तथा उसके बीच विविधता समझने को भूगोल सहायक होता है। ये विविधता और भिन्नताएं हर जगह अलग अलग होती हैं। पहाड़ों पर आप जाएंगे, आज की बात करें तकनीकी ज्ञान से मानव ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी प्रकृति जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। पहाड़ों में अलग तरह की संस्कृति आप देखेंगे, मैदानी भाग में अलग तरीके की संस्कृति, पठारों में अलग तरीके की संस्कृति। तो जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो इस विविधता को समझना और भिन्नताओं को समझना ये भी आवश्यक है। किन कारणों किन कारकों से ये कारण होते हैं ये भी जानना आवश्यक है। ये भी भूगोल के अध्ययन से ही ज्ञात होता है। ये जो कारक हैं, किन कारकों के कारण ऐसा होता है, ये भी भूगोल के अध्ययन से ही ज्ञात होता है। अब ये ग्लोब हम देते हैं। ग्लोब में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझते हैं और उससे हम धरातल को समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्लोब और धरातल को समझने में ये भूगोल सहायक है। अब आधुनिक तकनीक के प्रयोग में भूगोल की उपयोगिता में वृद्धि, जो नई नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है उससे भी भूगोल की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। GIS, संगणक मानचित्र कला तथा सर्वे, ये सब जो हैं भूगोल की उपयोगिता को और बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक स्वरूप
भौतिक स्वरूप में आ गया, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ये सब भौतिक पर्यावरण है। तो इसे हम पढ़ते हैं। और सांस्कृतिक भूदृश्य जो मानव ने बनाया है, मानव द्वारा निर्मित है, जैसे पत्तन हो गए, सड़कें हो गई, रेलवेज हो गए, गांव, नगर, ये सब मानव द्वारा निर्मित है। तो इन दोनों का, प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य, दोनों को हम भूगोल में पढ़ते हैं। इस तरह भूगोल प्राकृतिक एवं मानव का समग्र इकाई के रूप में अंतःक्रिया, यानी कि मानव तथा भौतिक पर्यावरण में जो अंतर संबंध है उसको पढ़ने का प्रयास हम भूगोल में करते हैं। आइए आप जानते हैं भूगोल क्या है। तो भूगोल की परिभाषा पढ़ते हैं। भूगोल वेत्ता द्वारा ये परिभाषा दी हुई है। जो भूगोल का जिन्होंने अध्ययन बहुत गहनता से किया है, उन्होंने ये परिभाषाएं दी हुई हैं। कुमारी इसी सैंपल का ये कहना है, पृथ्वी एवं मानव भूगोल के दो गतिशील अंग हैं। तो भूगोल के दो गतिशील अंग कौन कौन से हैं? पृथ्वी और मानव। पृथ्वी भी गतिशील है, लगातार कुछ ना कुछ गति करती रहती है। कभी भूकंप आते हैं, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आते हैं, कभी बाढ़ आती है। तो ये पृथ्वी पर हमेशा गति होती रहती है और मानव तो गतिशील ही है। तो दोनों की गतियों को हम भूगोल में पढ़ते हैं। एल.डी. स्टैम्प ने भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन कहा है। तो पृथ्वी जो है मानव का घर है, इस तरह से हम उसको भूगोल को पढ़ते हैं। रिचर्ड हर्टसोन का कहना है कि भूगोल पृथ्वी सतह की विविधता रूपी लक्षणों को शुद्ध, व्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन एवं व्याख्या का अध्ययन है। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी सतह की विविधता को पढ़ते हैं, भिन्नताओं को पढ़ते हैं, रूपी लक्षणों को शुद्ध, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं और तार्किक तरीके से पढ़ते हैं। उनका कॉज भी जानते हैं, उनके कारण भी जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के माध्यम से संबंध को समझना भूगोल के मुख्य उद्देश्य है। अत्यंत सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है। आइए ये जानें कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टोथेनस ने किया था और ये एक ग्रीक विद्वान थे और इन्होंने दो शब्दों, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है हम ज्योग्राफी कहते हैं, इंग्लिश में हम भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफोस। तो जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। दोनों शब्द को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का सर्वदा मानव के आवास के रूप में दिखता है। तो भूगोल क्या है? भूगोल हमेशा पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखता है और उसी तरह से भूगोल इसका अध्ययन करता है। आइए अब पढ़ते हैं कि मानव प्रकृति संबंधों में अनुकूलन तथा अपरिवर्तन महत्वपूर्ण। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, हर तरीके से प्रकृति जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करती है और इसकी छाप वस्त्रों पर, आवास पर, व्यवसाय पर देखी जा सकती है। पहले मनुष्य क्या था? मनुष्य ने प्रकृति के साथ पहले समझौता किया। जब बिगिनिंग में शुरुआत में उसने समझौता किया, धीरे धीरे वो सामंजस्य बनाता गया और सामंजस्य के बाद अब वो उसे परिवर्तित करने में लगा हुआ है। तकनीकी की क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधनों को छुटकारा पा रहा है।
तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम किया है तथा श्रम क्षमता को बढ़ाया है। आप ये देख लीजिए, ये जितने भी 7 वंडर्स हैं, ये सब मानव ने बनाए हैं। ये सब ड्रेस और ये जो भी आप देख रहे हैं कारखाने, ये संस्कृति, ये सब मानव की देन है। अब हम आते हैं मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के भूगोल में दर्शन। तो तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी है तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है, नई नई संभावनाएं ढूंढी हैं। समुद्र तक जा पहुंचा है, समुद्र में समुद्र तक जा पहुंचा है, अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है। और ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं और इनके माध्यम से मनुष्य ने अब प्रकृति पर अपना कब्जा जमा रखा है। हर तरह की संभावनाएं ढूंढ रहा है प्रकृति। अब अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो प्रकृति से हर तरह की संभावनाएं ढूंढ रहा है। भूगोल को हम एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मानते हैं, तो ऐसा हम क्यों मानते हैं? एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला है क्या, दूसरा है कहाँ और तीसरा है क्यों। हम सामाजिक विज्ञानों में सिर्फ 2 क्वेश्चंस लेते हैं, वो है क्या और कहाँ। लेकिन विज्ञान में हम 3 क्वेश्चंस लेते हैं, क्या, कहाँ और क्यों। अब क्या जो है वो पहचान से संबंधित है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले चाहे कोई भी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप से संबंधित है, और कहाँ जो है प्रतिरूप की वितरण से संबंधित है, और तीसरा जो है निर्माण से संबंधित है। तो आइए बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम पर्वत की बात, किसी ने पर्वत देखा तो वो पूछता है क्या है ये, तो कहेंगे ये पर्वत है। अब पर्वत है तो ये कहाँ कहाँ वितरित है, ये इसका प्रश्न मिला। इसके बाद ये होगा ये पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। जब ये प्रश्न आ जाए, उसके निर्माण की बात होने लगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है वैज्ञानिक विषय है। वैज्ञानिक विषय का रूप ले लेता है जब क्यों शब्द का प्रयोग होता है, कैसे शब्द का प्रयोग, ये 2 शब्दों का प्रयोग से भूगोल जो है वैज्ञानिक विषय। क्योंकि इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि भूगोल पर्वत है, पर्वत यहाँ वितरित है। पर्वत की बात करें, अगर हमने हिमालय पर्वत देखा तो हम जानेंगे कि और कहाँ कहाँ पर्वत है। तो पर्वत एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, एल्प्स पर्वत है, कॉकेशस पर्वत है, बहुत सारे पर्वतों का नाम हमारे समक्ष आएगा। लेकिन फिर हम जानना चाहेंगे, भूगोल में ये भी जाना जाता है कि वो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो बलन से हुआ, ये पूरी डिटेल हम भूगोल में पढ़ते हैं कि पर्वत को उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं। तो ये जो है इसे वैज्ञानिक विषय बनाता है। चाहे ज्वालामुखी विस्फोट ले लीजिए, ज्वालामुखी, अब आप देखेंगे ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे हुआ, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनकी वजह से, तो आंतरिक गतिविधियों के बारे में पता लगेगा आपको। तो इस तरह से जो भूगोल है वो क्यों का जो क्वेश्चन करता है उसे वैज्ञानिक बनाता है। भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में हम देखते हैं। समाकलन का मतलब ये है कि भूगोल का जो ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो कि दोनों सामाजिक विषयों तथा प्राकृतिक विषयों दोनों से समाकलन करता है। और हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स लेंगे, और इसमें हम पहले लेते हैं जल विज्ञान, जो समुद्र विज्ञान है, और जल विज्ञान जिसमें हम महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, महासागर कैसे उत्पन्न हुए इसके बारे में पढ़ते हैं, लवणता के बारे में पढ़ते हैं, और जो धाराएं हैं इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी तरह से
साइंस में जो जल विज्ञान होता है, समुद्र विज्ञान होता है, उसको हम पढ़ते हैं। अब हम मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल हम पढ़ते हैं। तो मृदा भूगोल में हम मृदा की मृदा किस पेरेंट रॉक से उत्पन्न हुई है और मृदा का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं, इन सब का डिटेल हम भूगोल में पढ़ते हैं। हम सॉइल के बारे में, हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से एक स्वतंत्र विषय है मृदा भूगोल, मृदा विज्ञान, उसी तरह से हम भूगोल में ये इसका मृदा विज्ञान का समावेश है। वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान से भूगोल कैसे रिलेटेड है, इसे समझते हैं। पादप भूगोल हम पढ़ते हैं। पादप भूगोल में हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, हम वन के बारे में पढ़ते हैं, हम कटीली झाड़ियों के बारे में, कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है, शीतोष्णकटिबंधीय वन कहाँ है, शीतकटिबंधीय वन कहाँ है। तो इन सब डिटेल के बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं। जिस तरह से हम वनस्पति विज्ञान में इसे पढ़ते हैं, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ये पूरी डिटेल जो है वो हम पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्राणी भूगोल के बारे में। प्राणी भूगोल जो है वो प्राणी विज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जीव जंतु और जीव जंतुओं के बारे में जब पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम भूगोल में, एक प्राणी विज्ञान एक स्वतंत्र विषय है, भूगोल में हम प्राणी भूगोल में हम प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ये मानव भूगोल में हम डिफरेंट स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह से पारिस्थितिकी विज्ञान में पढ़ा जाता है। तो इस तरह से दोनों का रिलेशन है। पर्यावरण भूगोल में हम पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से हम पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण को समझते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, मानव के हस्तक्षेप से लगातार पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है, कौन कौन सी किस तरह से प्रदूषण होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इस तरह से दोनों के रिलेशन को हमने समझ लिया। सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से लेते हैं, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, सोशल ज्योग्राफी, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल जो है वो मानव एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, मानव शास्त्र। अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो हम भौगोलिक दर्शन पढ़ते हैं, भौगोलिक चिंतन पढ़ते हैं, भूगोल के बारे में स्टडी करते हैं। सामाजिक भूगोल में हम समाज से रिलेटेड है, समाज के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास जो है वो जो भी भौगोलिक घटनाएं आज घट रही हैं वो बाद में थोड़े दिनों बाद वो सब इतिहास बन जाएंगी। इस तरह से हम इतिहास भूगोल में इतिहास का भी दर्शन होता है। राजनीतिक भूगोल राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। इसी तरह से जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से रिलेटेड है। हम जनसंख्या में पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, जन आयु संरचना के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से जनांकिकी जो एक स्वतंत्र विषय है उसका समावेश जो है वो जनसंख्या भूगोल में है। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र में हम उत्पादन, वितरण, विनिमय, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से हम आर्थिक भूगोल में इन सब प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल में हम सांख्यिकी के बारे में भी पढ़ते हैं। हम डेटास कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे हिस्टोग्राम से, बार डायग्राम से समझाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सब भूगोल का पार्ट है। तो इस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा जाता है, जो सांख्यिकी में पढ़ा जाता है, वो भूगोल में भी पढ़ा जाता है। भूविज्ञान, जियोलॉजी एक स्वतंत्र विषय है साइंस का। हम जियोलॉजी को भी पढ़ते हैं। हम पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों को पढ़ते हैं,
जो सिस्मिक वेव्स हैं, जो भू तरंगे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से बलन की क्रिया होती है, किस तरह से माउंटेन्स, पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माणकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, और नदियाँ कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं, जो अपर्दन के कारक हैं, वो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ का निर्माण करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से भूविज्ञान जो है वो भू आकृतिक भूगोल से बहुत ज़्यादा रिलेशन रखता है। मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान, जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं, जलवायु के सारे तत्वों, पवनें, वायुदाब, तापमान, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल की संरचना कैसी है, इनकी डिटेल्ड स्टडी हम भूगोल में भी करते हैं। तो इस तरह से भूगोल का रिलेशन सामाजिक विज्ञान से भी है और प्राकृतिक विज्ञान से भी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये, क्योंकि इस बोर्ड पर बहुत बारीक लिखा हुआ है, शायद आप तक ये दिखाई ना दे, तो आप अपनी किताब से कंसल्ट करके इसको पढ़ें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम एक बार देख लेते हैं आगे, भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान ले लेते हैं और एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकटता का संबंध है। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में भी दक्ष होना चाहिए। कला में क्यों दक्ष होना चाहिए? क्योंकि उसे मैप बनाना होता है, उसे डिफरेंट डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो इन सब चीज़ों, जब तक उसको कला में निपुणता नहीं है, तब तक वो इस तरह के डायग्राम्स और फिगर्स नहीं बना सकता। भूगोल खगोलीय स्थितियों का अध्ययन भी करता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। वो ग्रहों, उपग्रहों की भी स्टडी करता है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी सामाजिक यथार्थ के अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। अब राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? राज्य क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण। जबकि राजनीतिक भूगोल क्या करती है? एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग की विवेचना करता है। अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।